जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्तों जहाँ भी होंगे आप लोग क्लास 10 की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज मैं उस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जिस टॉपिक पे आपके एग्जाम बोर्ड में जो फाइनल बोर्ड होता है ना, उस बोर्ड में हर एक साल ऐसा कोई साल नहीं है, कोई साल नहीं दोस्तों जिसमें इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा ना जाए। क्या है क्वेश्चन भाई? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। वी हैव टू प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये आपको प्रूव करने के लिए हर साल आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, यहाँ पे आपको हर एक साल मिलते हैं। बस डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे √5 है तो आपको √3 कर देगा, √3 है तो फिर √7 कर देगा। मतलब यहाँ पे कोई ऐसा इरेशनल नंबर लेगा जिसको आपको प्रूव करके दिखाना होगा कि वो डिजिट एक इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना सा डिफरेंट करेगा, यहाँ पे चेंज करेगा तो, और इसके अलावा कुछ चेंज नहीं करता है। लेकिन दोस्तों आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जो सभी का जो बनाने का जो प्रोसेस होता है ना, एक ही होता है। √5 हो, √3 हो, √7 हो, कोई भी हो, अगर उसे हमें प्रूव करना है कि वो इरेशनल नंबर है तो सभी को प्रूव करने का एक ही मेथड है। तो अगर आप एक मेथड सीख जाते हैं तो बाकी सारे कुछ भी यहाँ पे चेंज कर दे तो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज हम समझते हैं इस लेसन को और अच्छे अंदाज में इस चीज़ को आज हम क्लियर करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमें यहाँ से दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। वी हैव टू प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको इस चीज़ को बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आपको पता है कि इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, मतलब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? आपको पता है? सबसे पहले वो समझते हैं। ये क्वेश्चन बनाना आपके लिए हलवा हो जाएगा, समझना पड़ेगा तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों कि जो अपरिमेय संख्या होती है वो क्या होती है। ठीक, अगर वो समझ जाते हैं तो ये प्रूव करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको इस चीज़ को बताने वाला हूँ। देखिए तो सिंपल आप एक चीज़ ये याद रखिएगा कि रूट वाली संख्या जो होती है उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। जहाँ क्या होना चाहिए, देखिए जिसे हम सिंपल ऐसे आप देखिए कि जिसे p/q के रूप में लिख सकें, जिसे p/q के रूप में लिख सके वैसे नंबर को, वैसे संख्या को हम कहते हैं परिमेय संख्या। जहाँ पे दोस्तों क्या होना चाहिए, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर एक कोई संख्या में दी आपको जैसे 3/4 तो आप पूछेंगे इसको हम कि क्या भाई ये एक मेरा ये परिमेय संख्या है, क्या ये मेरा रेशनल नंबर है? तो ऑफकोर्स है, ये मेरा 3/4 एक परिमेय संख्या है। लेकिन इसी चीज को अगर हम लिख दें 3/0 तो क्या ये मेरा परिमेय संख्या है? बता सकते हैं आप? नहीं, ये मेरा परिमेय संख्या नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? तो देखिए यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा था, p/q। तो p के बराबर तो 3 है लेकिन q के बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन मेरा फॉर्मूला क्या बोलता है कि q इक्वल टू नॉट 0, q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तभी हम कहेंगे उसको एक परिमेय संख्या। अगर q के बराबर 0 हो गया तो वो मेरा परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। सिंपल सा एक फंडा यहाँ तक क्लियर होगा आपका। और बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं कि सर जो रूट वाली संख्या होती है जैसे √5, √6, ठीक है, √9, क्या सभी संख्याएं जो रूट में रहती है क्या वो सभी अपरिमेय संख्या कहलाती है? बहुत सारे सवाल बच्चे हमने मेरे पास किए ये कि क्या सभी जो रूट वाली संख्या रहती है तो क्या सभी रूट वाली संख्या अपरिमेय संख्या होती है? जैसे यहाँ पे √5 एक अपरिमेय संख्या दिया गया है तो √5 एक अपरिमेय संख्या, चलो हमें दे दिया गया क्वेश्चन में, तो क्या √6 भी है, क्या √9 भी है एक अपरिमेय संख्या? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सभी रूट वाली संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है भाई? यहाँ पे देखिए √5 चलो यहाँ तक ठीक है क्योंकि √5 को हम उसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। √6 को ये भी है कि इसको हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, लेकिन √9 देखिए तो √9 जो होता है दोस्तों वो 3 का क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, 3 का वर्गमूल होता है। √9 जो है वो 3 का वर्गमूल होता है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, उसी तरह √16 किसका वर्गमूल हो जाएगा, तो √16 4 का हो जाएगा। ठीक है, √25 किसका वर्गमूल हो जाएगा, तो √25 हो जाएगा 5 का वर्गमूल हो जाएगा।
मतलब जिसका स्क्वायर निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर बोलेंगे, चाहे वो रूट में ही क्यों ना हो। अब इसको अगर तोड़ दिए हम रूट 25 को, तो क्या निकल गया मेरा 5। अब 5 को हम 5/1 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि 5/1 हम लिख सकते हैं, तो ये मेरा रेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये टॉपिक क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए अब हम चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो मेरा मेन टॉपिक है। ये आपको मैंने बताया इसलिए क्योंकि थोड़ी नॉलेज आपको लेनी चाहिए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा और रूट में है तो भाई वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन किसी का स्क्वायर रूट निकल गया, जैसे 25 का निकाला मैं तो 5 निकल गया, फिर 5 को 5/1 हम लिख सकते हैं, नीचे कोई डिजिट नहीं रहता तो 1 लेकर हम भिन्न का जोड़ जैसे करते हैं उसी तरह हम कर सकते हैं, तो 5/1 हम लिख सकते हैं। तो ये मेरा रेशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि p बराबर कितना हो जाएगा 5 और q बराबर कितना हो जाएगा 1, जीरो तो नहीं है यहाँ पे, तो ये मेरा रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमें क्या करने बोला है, सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो मान के चलिए हमको ये बताइए, आप जैसे आप गलत इंसान नहीं हैं, आप एक गलत इंसान नहीं है, लेकिन लोग आपको गलत इंसान साबित करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, आपको गलत मानेंगे, मानेंगे ना, आपको गलत मानेंगे और आपको गलत सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि आप गलत हैं, लेकिन फाइनली आपको गलत सिद्ध नहीं कर पाएगा। तो क्या बोलेगा लास्ट में वो, कि भाई आप एक सही इंसान हो, यही है ना। सेम लॉजिक दोस्तों यहाँ पे लगता है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, हमें पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको हम प्रूव करने के लिए इसको हम मान के चलेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है और इसे हम परिमेय संख्या के रूप में दिखाने की कोशिश करेंगे। और अगर नहीं दिखा पाए परिमेय संख्या तो लास्ट में कह देंगे कि भाई नहीं, ये अब परिमेय संख्या ही है, ठीक है। तो वो काम करना है हमें। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे मान के चलना होगा, ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। तो आपको मान के चलना होगा यहाँ से कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब जब इसको हम परिमेय संख्या मान लिए हैं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। जब देखो है तो नहीं, ये परिमेय संख्या है नहीं, लेकिन इसको हम मान लिए हैं परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या जब मान लेते हैं तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं भाई, तो इसको लिख सकते हैं √5 बराबर p/q, p/q लिख सकते हैं, p/q के रूप में इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसको हम मान के चुके हैं कि √5 एक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या जब मान लिए हैं तो p/q के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। जहां यहाँ पे कारण दीजिएगा, ठीक है, जहां क्या q = नॉट 0 होगा, पहला कंडीशन मेरा फॉलो होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या होना चाहिए, p और q एक सअभाज्य संख्या है, ठीक है, सअभाज्य संख्या है। ये आपको मान के चलना होगा, लिखना होगा यहाँ पे। आप पूछोगे कि भाई कि सअभाज्य संख्या क्या है, तो भाई जिसका क्या महत्तम समापवर्तक 1 निकलता है उस संख्या को कहते हैं सअभाज्य संख्या। अब इसको भी क्लियर की कर लेते हैं, क्योंकि इसको जब बता रहा हूँ तो देखिए जैसे 3 और 4 का पूछेंगे कि कौन सा नंबर है, ठीक है, कौन सा नंबर है, तो आप क्या बोलेंगे, ऐसे तो पता नहीं चलेगा, तो इसका आप निकालोगे महत्तम समापवर्तक, और जिसका महत्तम समापवर्तक 1 आ गया, कितना 1, तो वो मेरा सअभाज्य संख्या कहलाएगा। करके देखते हैं, जो बड़ा डिजिट कहाँ रखता है, बीच में, तो चलो बीच में रखते हैं, ठीक है, 3 को रखते हैं इधर। अब इसमें भाग लगाते हैं, 3 एक बार में कट गया, ठीक है, आगे बढ़ाएंगे, कितना बचेगा 1, ये 3 को कहाँ करते हैं यहाँ पे, फिर कितना बार लगेगा, 3 बार में पूरा ये क्रॉस हो जाएगा। कितना निकला इसका HCF 1 निकला। HCF आता निकालने आप लोग को, तो हमने HCF निकाला, तो 3 और 4 का जो HCF निकला वो कितना निकला 1 निकला, यानी 3 और 4 में क्या कहलाएगा, एक सअभाज्य संख्या कहलाएगा। क्लियर, चलिए तो वही चीज़ हमें यहाँ पे लिखा है कि केवल कितना चाहिए,
एक ही से वो विभाज्य होना चाहिए, एक ही संख्या से उसको तो, जिसका मतलब समानुपाती कितना आता है 1 आता है, वही संख्या क्या कहलाएगा, सभाज्य संख्या कहलाएगा। अब इसको हम क्यों लिखे हैं अभी आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करोगे यहाँ से, अब लिखोगे फिर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, पक्षों का मतलब बराबर की साइड और बराबर की साइड को हम क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं, मतलब उसको स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या था भाई, √5 था, तो √5 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, बराबर p और बट्टा में q का हम स्क्वायर करेंगे। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब देखिए सिंपल क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप समझते चलेगा, बहुत ही सिंपल है, तो बस एक बार ध्यान दीजिए। अब √5 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, √5 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा, देखिए यहाँ पे अगर हम √5 का स्क्वायर करते हैं तो √5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इसको स्क्वायर करने का मतलब क्या है, इसको कितना बार लिखें, 2 बार लिखें, तो √5 गुना √5 किसी का स्क्वायर किए हैं, इसका मतलब क्या है, जैसे 4 का स्क्वायर है ना, तो 4 को कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, 4 गुने 4। उसी तरह हमें √5 का अगर स्क्वायर करना हो मैं, तो √5 को कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। अब √5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, √25 हो जाएगा। अब हमें ये बताइए कि √25 जो होता है किसका स्क्वायर रूट होता है, किसका होता है भाई, तो ये 5 का होता है ना। तो सिंपल √5 का अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो उसका वैल्यू लास्ट में कितना निकल रहा है, 5 निकल रहा है। ठीक है, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसके जगह पर दोस्तों यहाँ पे हम 5 लिख सकते हैं। क्लियर, नहीं तो अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो ये स्क्वायर और ये रूट आप क्रॉस कर दीजिए, फिर भी आपका 5 ही बचेगा, क्योंकि स्क्वायर और रूट क्रॉस हो जाता है। बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर बट्टे में q का स्क्वायर। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं, कितना 1 के मान के चलिए। अब यहाँ से इसको क्रॉस में गुना कर दीजिए। ठीक है, 5 का गुना कीजिए q के साथ, q स्क्वायर के साथ, देखिए इसका गुना इसके साथ हो जाएगा और इसका गुना इसके साथ हो जाएगा, मतलब क्रॉस में गुना होगा ऊपर नीचे के साथ। ठीक है, तो गुना कीजिए यहाँ से, देखिए p का स्क्वायर गुना कीजिए, देखिए इसका गुना करेंगे इसके साथ, क्या हो जाएगा 5q स्क्वायर होगा ना, बराबर में क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा। अब सिंपल यहाँ से निकालिए q स्क्वायर बराबर, तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर बट्टे में 5 हो जाएगा। ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो इधर जाके कहाँ चल गया, डिवाइड में चल गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। एक बार मैं देख लेता हूँ बोर्ड को कि आपको यहाँ तक दिखाई दे रहा है या नहीं। चलिए आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ तक करने के बाद अब ध्यान समझिएगा, आपको यहाँ से चीज लिखना होगा, आपको यहाँ से कुछ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, देखिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ से कि जो p स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है, ध्यान समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, p स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है, मतलब p स्क्वायर मतलब जो है वो 5 से विभाजित हो रहा है, मतलब कट रहा है, तो केवल और केवल p को अगर लेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड होगा। सेम यही बात हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है। कैसे लिखेंगे, देखिए p स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है, इसलिए p का एक गुणनखंड 5 होगा। ठीक है, जब p स्क्वायर का गुणनखंड 5 है तो केवल p अगर लेंगे तो वो भी क्या होगा, 5 का एक गुणनखंड ही कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक। ठीक है, अब फिर से क्या करना है, इसी चीज को फिर से हमें एक बार लेना पड़ता है। अब कैसे लेंगे इससे, देखिए यहाँ तक समझ में आया ना। अब दोस्तों करना है आपको ये है, अब फिर से क्या करना है, आपको कोई डिजिट मानना है। ठीक है, फिर से आपको क्या करना है, डिजिट मानना है। तो आप लिखोगे यहाँ से, मैं यहाँ से चालू कर रहा हूँ बनाना, फिर लिखोगे यहाँ से कि मान लिया कि p बराबर 5m। ठीक, जहां m कोई एक पूर्णांक है, यहाँ पे क्या लिखोगे, जहां m
कोई पूर्णांक है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखते चलिए, सब आपको क्लियर होते चलेगा। जहाँ पे क्या है, m कोई एक पूर्णांक है। अब इसको भी वही करना है हमें, √5 बराबर p/q करना है। ठीक, हमें वही मान के चलना है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ से हमने क्या किया, अभी यहाँ से एक मान निकाला था। अभी देखिए यहाँ पे p बराबर क्या माना था हमने, 5 pm निकाला था ना, तो वही चीज़ हमें यहाँ पे पुट करना है। कैसे लिखेंगे, √5 का √5 रहने देंगे, बराबर p का मान हमने अभी पे मान लिया, यहाँ पे क्या माना था, 5m माना था, और बट्टा में क्या था, q था। यहाँ पे समझ में आया। तो सेम दोस्तों, जो कंडीशन हमने यहाँ से चालू किया था करना, सेम कंडीशन अब यहाँ से हम चालू करेंगे नीचे करना। कैसे करेंगे, सेम जो लिखा था, हमने लिखा था यहाँ पे, वही चीज़ हमें यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा। फिर क्या लिखोगे यहाँ पे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने का मतलब दोनों साइड में क्या करना पड़ता है, स्क्वायर करना पड़ता है। तो करो, कितना हो जाएगा, √5 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में 5m बट्टा में q का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यही होगा ना, हमने गलत पेन से लिख दिया, कोई बात नहीं। चलिए अब सिंपल वही करना, √5 का जिस तरह हमने यहाँ पे स्क्वायर किया था, कितना आया था, 5 बचा था, तो अब यहाँ पे लिखो क्या, केवल 5 बचेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे, 5m का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25m स्क्वायर हो जाएगा ना, 25m स्क्वायर, बट्टे में नीचे भी है q का स्क्वायर, क्योंकि जो स्क्वायर लगी है दोनों के ऊपर लगी है, 5m के ऊपर भी और q के ऊपर भी, तो दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, तो हमने किया यहाँ से। अब देखिए, अब इसको क्या करना है, क्रॉस में गुना करना है, इसके नीचे कुछ नहीं, कितना है, 1 है। अब इसको क्रॉस में इसको गुना करना है, तो देखिए कैसे करना, देखिए ऐसे करना है। ठीक है, ऊपर नीचे गुना करना है क्रॉस में, तो 25m स्क्वायर को गुना करेंगे 1 के साथ, तो कितना हो जाएगा, 25m स्क्वायर ही रहेगा, और इसका गुना करेंगे तो 5q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब सिंपल यहाँ से आपको करना क्या है, क्यू स्क्वायर निकालना है। क्यू स्क्वायर निकालना मतलब देखिए, क्यू स्क्वायर निकालना है, तो इधर कितना था आपका 25m स्क्वायर, तो ये 5 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, आएगा ना। अब इसको यहाँ से क्रॉस कर दीजिए, 5 एकम 5 और 5 25, 5 बार में क्रॉस हो गया। ठीक, तो बच कितना गया आपके यहाँ से, आपका बच गया 5m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, यही बचा ना। तो सिंपल आप यहाँ से एक निकालो, एक इक्वेशन, क्या, m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, और 5 कहाँ चल जाएगा, नीचे चल जाएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे किए, ध्यान समझिएगा। हमने सबसे पहले यहाँ पे क्रॉस में मल्टीप्लाई किया, क्रॉस में कर दिया मैं भाई, तो 25m स्क्वायर का गुना किया 1 के साथ, तो 25m स्क्वायर हो गया बराबर 5q स्क्वायर, बराबर यहाँ तक क्लियर। अब क्या किया हमने, सिंपल ये 5 इधर था, तो बराबर किधर करेंगे, तो डिवाइड में चल जाएगा, तो क्रॉस करेंगे तो 5m स्क्वायर बचेगा बराबर में q स्क्वायर। अब सिंपल m स्क्वायर अगर निकालेंगे तो q स्क्वायर, और 5 कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा। तो सेम दोस्तों, ये बात जो हमने यहाँ पे लिखा, वही बात आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, तो लिखिए, कैसे लिखोगे कि देखिए आप में क्यू स्क्वायर का गुणनखंड 5 है, देखिए क्यू स्क्वायर का गुणनखंड 5 है, इसलिए क्यू का गुणनखंड 5 होगा। ठीक है, सेम यही बात हमें यहाँ पे क्या करना है, लिख देना है। अब देखिए, अब आता है सहभाज्य का जो नियम हमने यहाँ पे लिख रखा था, वो बात आता है। हमने यहाँ पे क्या रखा था कि p और q क्या एक सहभाज्य संख्या, मतलब कोई एक ही संख्या से डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, p स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो जा रहा है, q स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो जा रहा है, मतलब दो संख्या से ये डिवाइडेड हो जा रहा है। तो इस केस में क्या मेरा निष्कर्ष क्या निकला, हमने तो मान के रखा था कि सहभाज्य संख्या होगा, कोई एक ही संख्या से डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ पे दो संख्या से डिवाइड हो जा रहा है ना। तो ये जो गलत अवधारणा निकली है, वो क्यों निकली है, ये हमारा गलत जो मान के चले थे √5 एक परिमेय संख्या, उसकी वजह से निकला है। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे, इतना कर लेने के बाद आपको लिखना होगा यहाँ से कि यह अवधारणा हमारी, देखो आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि यह
गलती, ठीक है, ऐसे लिखोगे आप कि यह जो गलती हुई है, यह गलती हमारी गलत अवधारणा के कारण हुई है। अवधारणा का कहने का मतलब हमारी गलत सोच के कारण हुई है, अवधारणा के कारण हुई है, ठीक है। और उसके बाद क्या लिख दोगे आप उसके लास्ट में, अतः अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इतना कर देना आपको पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया? पहले ये काम करना है, फिर मान के चलना दूसरा कोई लेटर, यहाँ पे एम के जगह पर आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद ये सब काम करना, सेम काम दोनों ने किया। हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे पी और क्यू को मान रखा था एक सबार संख्या, मतलब केवल और केवल एक ही संख्या से डिवाइड होना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए तो पी स्क्वायर भी 5 का गुणनखंड हो जा रहा है, क्यू स्क्वायर भी 5 का गुणनखंड हो रहा है ना। क्यू देखिए यहाँ पे लिखा था हमने पी स्क्वायर का गुणनखंड 5 है और क्यू स्क्वायर का भी गुणनखंड 5 है, तो दो दो संख्या मिल जा रही है, लेकिन होना नहीं चाहिए था, केवल केवल एक ही संख्या का गुणनखंड होना चाहिए, उसी को हम कहते हैं सहवार संख्या। लेकिन ये मेरा फुलफिल नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने गलत मान के रखा था। क्या माना था गलत हमने? कि √5 एक परिमेय संख्या। अब उसको ऑलरेडी ये अपरिमेय संख्या, इसको प्रूव करने में लग गया हम लोग की परिमेय संख्या, तो कहाँ से होगा? नहीं होगा। तो कोशिश किए, नहीं हुआ, तो लास्ट में हाथ जोड़कर बोल दिया भाई कि नहीं, इसको प्रूव नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या हुआ, एक अपरिमेय संख्या ही कहलाएगी, ठीक है। एक बार देख लो आप इसे, और क्वेश्चन दोस्तों इस तरह सॉल्व होगा। अगर समझ में आया होगा दोस्तों तो एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। क्लास 10 की वीडियो इसी तरह हमारे चैनल पर आती रहेगी। हमने सभी चैप्टर वाइज को कवर करने की कोशिश की है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, खुश रहिए।